लाख परिवार को भाई ये युवाओं के रोज़गार के लिए नहीं, ये ऐसे 90 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की सुविधा देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया, जिसको वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बिहार की जनता भी ये जानती है कि ये चुनावी झुंझुना है, चुनाव सर पर हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा। 3 किश्तों में इसको चुकाया जाएगा। किसको भरोसा है भैया कि चुनाव के बाद दूसरी या तीसरी किस्त किसी के खाते में आएगी कि भी नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी योजनाओं में बिहार की जनता को बिहार की सरकार के द्वारा ठगा गया है। एक चीज़। दूसरा, भाई 2 लाख में आप क्या सोचते हैं कि एक परिवार पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? ज़रूरी है एक स्थायी समाधान ढूंढने की। ये टेम्पररी जो प्रावधान किए जाते हैं उससे एक परिवार कब तक अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा? कृषि प्रधान प्रदेश है, बिहार के किसानों की सबसे बुरी हालत है, किसान के मजदूर सबसे बुरी परिस्थिति में जी रहे हैं। ऐसे में जब तक आप पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने को लेकर काम नहीं होगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर प्रति व्यक्ति आय तब बढ़ेगी ना जब बिहार में राजस्व बढ़ेगा, जब रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेशन को लेके क्या सोच है मेरे मुख्यमंत्री के पास, क्या विजन है इनके पास? इनके पास कोई विजन नहीं है। इसीलिए ये रेवड़ियाँ चुनाव से पहले बांटने का ये सरकार प्रयास कर रही है। पर बिहार की जनता भी अच्छे से जानती है कि भैया अगर 2 लाख रुपए आपने दे भी दिया किसी भी तरीके से, जीवन तो नहीं व्यतीत होगा ना। ज़रूरी है रोज़गार, ज़रूरी है कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की, ज़रूरी है यहाँ पे मजदूरों को उनके अधिकार देने की। इस दिशा में चर्चा करने की ज़रूरत है, ना कि ये रेवड़ियाँ बांटकर इससे किसी का भला नहीं होने वाला। रैंडमली देने की बात कर रहे हैं, क्या सही होगा रैंडमली देना? भाई रैंडमली का आधार क्या है ये तो ये सरकार ही बताएगी, पर इस सरकार ने आज तक किसी चीज़ का आधार तो बताया नहीं। जातीय जनगणना कर ली, जाइए इनके कार्यकर्ता भूल जाइए, इनके मंत्री से पूछिए कि जातीय जनगणना का रोड मैप क्या था, किस आधार पर वो जातीय जनगणना की गई। किसी को नहीं पता कि इनकी योजनाओं का आधार क्या होता है। ऐसे में रैंडमली करेंगे तो ये बैकडोर चैनल खोल रहे हैं। जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में बैकडोर खोले जाते हैं कि भैया जो सही में जो काबिल होते हैं उनको तो नौकरी नहीं मिलती, पर जिनके पास मंत्री की पैरवी होती है या जिनके पास रिश्वत देने के पैसे होते हैं या जिनके पास कोई और पैरवी होती है, उनको ज़रूर नौकरी मिल जाती है। पर ऐसे काबिल लोग आज भी बिना नौकरी के हैं और ऐसे लोग सरकारी नौकरी में चले जाते हैं जो कि कतई उस पद के काबिल नहीं होते। चलिए 2-2 बार सीट शेयरिंग को बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली हम लोग इसको सुलझा चुके हैं। 2014 में भी बहुत आसानी से सीट शेयरिंग हो गई थी, 19 में भी हम लोग कर चुके हैं और 24 में भी उतनी ही सहजता से मुझे लगता है सीट शेयरिंग हो जाएगी। पर हाँ, ये चिंता का विषय ज़रूर उन घटक दलों के लिए है जो कि 14 में भी नाकाम रहे, 19 में भी नाकाम रहे, 24 में फिर प्रयास करने पर कभी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ही ले लेती हैं, वो तो चर्चा भी नहीं करती, और वहीं टीएमसी जैसी पार्टियां कई बार दबाव बनाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी, चुनाव आते आते तक ये घटक दल एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी। भाई हमको नहीं पता, ये फैसला उनको करना है, गठबंधन के जो बड़े दल हैं उनको, भारतीय जनता पार्टी, उनको ये फैसला करना है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध है और आज मकर संक्रांति का दिन है, दही चूड़ा का आयोजन हम लोगों ने रखा है और इसमें व्यक्तिगत तौर पर सबको हमने आमंत्रित करने का हमने प्रयास किया। मेरे नेता, मेरे पिता के जितने सहयोगी हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया। माँ महिम आज आए, उपेंद्र जी आए, मांझी जी आए, पप्पू जी आए, सम्राट भाई आए, विजय सिन्हा जी आए, तमाम नेता, कई विधायक और जितने भी और सांसद आए, सब व्यक्तिगत तौर पर आए। और मुझे लगता है दही चूड़ा का एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटकर शुभ दिन की शुरुआत होती है, तो अच्छी चर्चाएं यहाँ से होती है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा हुई यहाँ पे।